नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 के गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 3 पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स में ध्यान दें। वस्त्रों की स्वच्छता। वस्त्रों को स्वच्छ रखना बेटा उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनको पहनना। वस्त्र हमारे शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और स्वच्छ वस्त्र पहनने से जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, उनके कीटाणु नहीं पनपते। यानी कि गंदे कपड़ों में बीमारियों के कीटाणु होते हैं और साफ़ कपड़े पहनने से बीमारियों के कीटाणु नहीं होते। सिर्फ पहनने वाले ही कपड़े नहीं बल्कि ओढ़ने और बिछाने वाले वस्त्र भी साफ़ होने चाहिए और उन्हें हफ्ते में एक बार धूप अवश्य दिखानी चाहिए, यानी धूप में सुखाना चाहिए। वस्त्रों की स्वच्छता। स्वास्थ्य की दृष्टि से वस्त्रों को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी त्वचा पर छोटे छोटे रोमकूप होते हैं जिनके द्वारा शरीर का मैल पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। यदि हम स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनते तो इन रोमकूपों को बंद होने की संभावना हो सकती है, जिसके फलस्वरूप त्वचा अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। गुर्दे को अपना कार्य करने के साथ साथ त्वचा का कार्य भी करना पड़ता है और अधिक कार्य करने के कारण गुर्दे निर्बल पड़ जाते हैं, जिससे शरीर की गर्मी पसीने के रूप में बाहर नहीं निकल पाती और शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। अतः ये आवश्यक है कि शरीर के रोगों से बचाने के लिए सब अंगों को यथापूर्वक अपना कार्य करने में सहायता देने के लिए हमें स्वच्छ वस्त्र भी पहनने चाहिए। अस्वच्छ वस्त्र पहनने से लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यदि एक बच्चा बहुत मैले वस्त्र पहनकर कक्षा में आता है तो स्वाभाविक है कि उसके मित्र उसके पास बैठना नहीं चाहेंगे, उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रखना चाहेंगे। गंदे वस्त्र पहनने से शरीर के अस्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। आसपास के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता और मेलजोल नहीं रहता। वस्त्र मैले रखने से कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी फट जाते हैं। वस्त्र चाहे कितना भी बढ़िया हो, कितना ही देखने में सुंदर हो, अगर वो साफ़ नहीं होता तो उसका कोई मूल्य नहीं है। वस्त्रों को अधिक देर तक चलाने के लिए, उनकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि बेटा हमें धोकर और साफ़ करके उन वस्त्रों को पहने और बदलते रहें। जितना वस्त्र अधिक मैला होगा उतना ही धोने में अधिक समय लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा और फिर वह उतना साफ़ भी नहीं हो पाएगा और मैला धोने पर साफ़ कम ही हो पाता है। जितना मैला होगा उतना मेहनत लगेगी। अतः संक्षेप में कहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के लिए और वस्त्रों को टिकाऊ बनाने के लिए हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र धोने के आवश्यक उपकरण। धुलाई गृहिणी का मुख्य कार्य है। चाहे कितने भी धोबी का प्रबंध क्यों न किया जाए, घर पर वस्त्र धोने ही पड़ते हैं। धुलाई के लिए आवश्यक सामान जो हैं वो मैले वस्त्रों को रखने के लिए एक अलमारी या अलग से टोकरी या कोई थैला होना चाहिए, इधर उधर मैले कपड़े ना बिखरे हों और धोने से पहले, ताकि उनको इधर उधर से इकट्ठा ना करना पड़े और समय की बचत हो। फिर है वस्त्रों को भिगोने और धुलाई करने के लिए 2 या 3 चिलमची, बाल्टी, साबुन उबालने के लिए डोल या कनस्तर, या उबलते वस्त्रों को हिलाने के लिए डंडा, चिमटा, अंगीठी, टब, रगड़ने का तख्ता, कपड़ों को रगड़ने का ब्रश, साबुनदानी, दाग छुड़ाने की दवाइयाँ। वस्त्रों को नील और मांड लगाने के लिए पतीला चाहिए, गर्म पानी के लिए केतली चाहिए, करछी चाहिए, 2 झाड़न, गोंद का घोल और सिरका, नील चम्मच 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2 या 3 नील 1 चम्मच, 2 या 3 चम्मच, 3 चिलमची और 1 मलमल का कपड़ा नील लगाने के लिए और चिलमची नील और मांड के लिए। वस्त्रों को सुखाने के लिए हमें तार चाहिए, चिमटियाँ, हैंगर, कपड़ा सुखाने का रैक। इस्त्री करने के लिए जो है, अगर हमारे पास आयरन टेबल नहीं है तो उसके जगह हम कोई भी मेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर कंबल या चादर बिछी हो। वैसे इस्त्री करने का तख्ता भी आता है बाज़ार में, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भी साधारण मेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी लगाने के लिए एक बर्तन होना चाहिए जिससे छींटे डालते रहें और हैंगर होना चाहिए। वस्त्र धोने की सामग्री। साबुन हो, चाहे देसी हो, डिटर्जेंट पाउडर हो, डिटर्जेंट टिकिया हो, कपड़े धोने का पाउडर हो, रीठे का घोल हो, गोंद का घोल, सिरका, मैदा या स्टार्च, नील, धब्बे उतारने की दवाइयाँ, पानी। अब आप कहेंगे मैदा या स्टार्च क्या है? मैदा या स्टार्च बेटा मांड जिसको आप बोलते हैं, स्टार्च होता है मांड, यानी कि कपड़े को कड़क बनाने के लिए। अब नील, मांड व गोंद का घोल बनाना और इनका उपयोग कैसे किया जाए। सफ़ेद सूती वस्त्रों के लिए, जो सफ़ेद और सूती होते हैं, उनको धोने के बाद थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। इस पीलापन को दूर करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है और नील लगाने के 2 मुख्य कारण हैं। नील लगाने से सफ़ेदी आ जाती है, साबुन से कपड़ों में जो पीलापन आ जाता है वो दूर हो जाता है नील लगाने से,
और वस्त्रों में फिर से नयापन आ जाता है। नील लगाने की विधि: पहले एक चिलमची लें या खुला कोई भी बर्तन लें, उसमें पानी डालें। यदि पानी कम हो तो कपड़ों में धब्बे पड़ सकते हैं बेटा। फिर मलमल या पतले कपड़े का थोड़ा सा नील डालकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को पानी में तब तक डुबो कर रखें जब तक हल्का नीले रंग का पानी ना हो जाए। उसके बाद उसको हाथ से अच्छी तरह से हिलाएं और फिर नील सारे पानी में जैसे मिल जाए तो नील, ये ध्यान रहे कि अधिक नहीं होना चाहिए कि वस्त्र नीला ही हो जाए। यह जानने के लिए कि पानी में नील की मात्रा कितनी है, हमें हाथ में थोड़ा सा नील घोलकर देख लेना चाहिए। यदि हल्के नीले रंग का है तो वो बिल्कुल ठीक है। उनमें से हथेली साफ दिखाई देती है तो समझे कि नील की मात्रा बिल्कुल ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखें कि नील बर्तन के किनारों पे या हाथ पे ना लगा रहे, नहीं तो कपड़ों पर धब्बे पड़ जाते हैं। धुले हुए वस्त्रों को अच्छी तरह से घोल से निकाल कर पहले तो नील के घोल में डुबो दें, फिर नील के घोल से निकाल कर अच्छे से उनको निचोड़ कर और धूप में सुखा देना चाहिए। फिर है मांड और कलफ लगाना। कलफ सूती और रंगीन वस्त्रों में लगाई जाती है। इसके लगाने के लाभ हैं कि मांड लगाने से चमक और नवीनता आ जाती है, कपड़े में साफ और सुंदर दिखाई देने लगता है और कड़ा हो जाता है। कपड़ों का आकार ठीक रहता है, जैसे कफ और कॉलर, इनका आकार नहीं बिगड़ता। कलफ लगाने से कपड़ा जल्दी मैला नहीं होता, वस्त्रों में धूल और गंदगी नहीं लगने देता। ये मांड लगने से कपड़ों को धोने में मांड लगे हुए कपड़ों को धोने में आसानी रहती है, क्योंकि जो मैल है वो कपड़ों को लगाने के अतिरिक्त मांड के साथ चिपकती है और जब कपड़े को धोया जाता है तो मांड पानी में निकल जाती है। मांड बनाने की विधि अब देखो कैसे बनाते हैं। चावल, मैदा, अरारोट, साबूदाना या बाजार में तैयार की हुई स्टार्च, जैसे रिवाइव आपने सुना होगा, रिवाइव भी एक तरह की स्टार्च है बेटा, ये सब मिलती हैं। और घर पे अगर तैयार करनी हो तो अरारोट की मांड तैयार करने की ये विधि दी गई है। अरारोट 1 चम्मच, ठंडा पानी, उबलता हुआ पानी। अरारोट को ठंडे पानी में अच्छी प्रकार से घोलें ताकि उसमें फुटकियाँ ना पड़ें। तत्पश्चात उसमें उबलता हुआ पानी डालें, अच्छी तरह हिलाएं ताकि गुठली ना बने। अच्छी तरह से तैयार की गई मांड स्लेटी रंग की हो जाती है। अब कलफ लगाने के पश्चात मांड को थोड़े समय के लिए ढककर रख दें, यानी कपड़ा उसमें डालने के बाद थोड़ी देर रख दें, उसके ऊपर मोटी परत ना बनने पाए। मांड बनाने के लिए उबलता हुआ पानी ही प्रयोग में लाना चाहिए, ना कि उबला हुआ। उबलते हुए पानी से स्टार्च के दाने अच्छे तरह से फट जाते हैं और मांड अच्छी तैयार होती है। भिन्न भिन्न वस्त्रों के लिए कलफ और पानी की मात्रा अलग अलग होती है। कुछ वस्त्रों में अधिक मांड देना पसंद करते हैं कुछ लोग, जबकि कुछ में कम। मोटे वस्त्रों में मांड कम देनी पड़ती है, जबकि पतले कपड़ों में ज़्यादा मांड की आवश्यकता पड़ती है। मांड वाले कपड़ों को धूप में रंग खराब होने का भय ना हो तो धूप में ही सुखाना चाहिए। अगर लगता है कि इसका रंग खराब हो जाएगा धूप में तो उसको हल्की छांव में सुखाना चाहिए। गोंद कैसे बनाएं? गोंद रेशम, मलमल, वायल और बच्चों के वस्त्रों में, खासकर रेयॉन में हल्का सा कड़ापन लाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका घोल ऐसे बनाया जाता है बेटा। सामग्री: गोंद 100 ग्राम, पानी 2 प्याले। विधि दी गई है। गोंद को पीसकर अच्छी तरह पतीले में डाल दें, पानी में मिला दें। इसे आग पर रखकर तब तक चलाते रहें जब तक सारी गोंद पानी में न मिल जाए। फिर मलमल के कपड़े में से छानकर साफ बोतल में रख दें, आवश्यकता होने पर इस्तेमाल करें। गोंद के घोल का प्रयोग करने के लिए किसी भी खुले बर्तन में इतना पानी डालें कि जिससे कपड़ा अच्छी तरह भीग सके। इसके पश्चात 1 से 4 चाय के चम्मच गोंद के जो है वो घोल प्रत्येक प्याले पानी के हिसाब से मिलाएं। धुले हुए वस्त्र को अच्छी तरह खोल कर बीच में डुबो दें, कपड़े को निचोड़ कर फिर छाया में सुखाएं। अब विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धोने के अलग अलग नियम हैं। हम वस्त्रों के मैल दूर करने के लिए उन्हें धोते हैं, क्योंकि वस्त्रों को धोते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। ये वस्त्र किसी प्रकार के साबुन से अथवा रगड़कर धोए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के कपड़ों के धोने के अलग अलग नियम हैं। जैसे गुण दिए हैं नीचे अलग अलग। और सूती, रेशमी, ऊनी और संश्लिष्ट तंतु से बने जो वस्त्र हैं उन्हें किस प्रकार से धोएं, ये दिखाया गया है। पानी में भिगोना: सूती वस्त्रों को पहले पानी में भिगोना चाहिए, क्योंकि जो उनके अंदर मैल होती है वो फूल जाती है, किंतु महीन वस्त्र जैसे आरकंडी वगैरह को नहीं भिगोना चाहिए। अब रेशमी वस्त्रों को भिगोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूती वस्त्रों की तरह उन्हें प्रयोग नहीं किया जाता। ऊनी वस्त्र: रेशमी वस्त्रों की तरह ऊनी वस्त्रों को भी नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि भिगोने से ऊन जो है सिकुड़ जाती है। संश्लिष्ट तंतु: भिगोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें मैल ऊपरी सतह पर लगी होती है और वो धोते ही निकल जाती है। अब है साबुन का प्रयोग।
सूती में किसी भी प्रकार के साबुन का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि ऊनी रेशमी में अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि सोडा कम हो, और ऊनी वस्त्रों में भी रेशमी की भांति कम सोडे वाले का यूज़ करना चाहिए। संश्लिष्ट में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, किसी प्रकार का साबुन यूज़ किया जा सकता है। पानी का ताप, सूती के लिए तेज़ तापमान का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जितना बेशक गर्म पानी हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेशमी पर पानी गुनगुना या ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो। धोते समय पानी का ताप बदलने का कोई हानि नहीं होती, किंतु अंतिम बार इसको अवश्य ही ठंडे पानी में से निकालना चाहिए। इससे जो गोंद इसमें है वह ऊपर की सतह में आ जाती है। फिर ऊनी है, गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। धोते समय पानी का तापमान एक सा होना चाहिए, यदि ऐसा न किया तो तंतु सिकुड़ जाते हैं। फिर संश्लिष्ट तंतु, पानी ठंडा या गुनगुना होना चाहिए, परंतु गर्म पानी का प्रयोग वस्त्रों को हानि पहुंचाता है। यदि ज़्यादा गर्म का प्रयोग किया गया तो पिघल जाते हैं वस्त्र। फिर है खाका तैयार करना। सूती वस्त्र के लिए कोई खाका तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। रेशमी के लिए खाका तैयार करने की ज़रूरत है। ऊनी के लिए भी कपड़े धोने से वस्त्र का खाका तैयार करना चाहिए, क्योंकि इससे इसका आकार बना रहता है। फिर संश्लिष्ट तंतु, खाका तैयार करने की इसमें भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर धोने की विधि, रगड़कर सूती वस्त्र को धोया जा सकता है, किंतु वायल, आरकंडी आदि को रगड़कर ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। इसके बाद है रेशमी, हल्के दबाव द्वारा धोना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही ऊनी वस्त्र को इसके दबाव द्वारा जल्दी से जल्दी धोना चाहिए, हल्के से दबाव द्वारा जल्दी से जल्दी धोना चाहिए, क्योंकि इससे सिकुड़ते नहीं हैं। फिर संश्लिष्ट, हल्के दबाव द्वारा ही इनको धोना चाहिए। नील, सूती में नील लगाया जाता है। रेशमी में कोई नील की ज़रूरत नहीं होती, ऊनी में कोई नहीं ज़रूरत, ना ही संश्लिष्ट में। कलफ लगाना, सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों में कलफ लगाई जाती है, और रेशमी में गोंद का घोल लगाने से उसमें कड़ापन आ जाता है। ऊनी में कोई ज़रूरत नहीं, संश्लिष्ट में भी कोई ज़रूरत नहीं। चमक लाना, धोते समय कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता। सूती में, रेशमी में सिरका या नींबू का प्रयोग किया जाता है। ऊनी में भी सिरका नींबू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संश्लिष्ट तंतु में किसी प्रकार का यूज़ नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं यूज़ होता। इसमें चमक की ज़रूरत नहीं होती। निचोड़ना, सूती को मजबूती से निचोड़ने के कारण उस वस्त्रों में कोई हानि नहीं होती। रेशमी को हल्के दबाव से निचोड़ना चाहिए, और ऊनी को सूखे रोएदार तौलिए में लपेटकर हल्के हाथों से दबाना चाहिए। संश्लिष्ट में निचोड़ने का कोई असर नहीं होता। सुखाना, सूती वस्त्रों को धूप में सुखाना चाहिए। रेशमी को उल्टा करके छाया में सुखाना चाहिए। ऊनी को खाके की रेखांकित स्थानों पर कपड़े के सिरे को रखकर छाया में उल्टा करके समतल स्थान पर सुखाना चाहिए, जहां चारों ओर से कपड़े पर हवा लगती रहे। संश्लिष्ट तंतु में सूर्य की किरणों का इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें छाया में ही सुखाना चाहिए। इस्त्री करना, सूती पे पूरा सूखने के बाद पानी छिड़क देना चाहिए, और 15-20 मिनट के बाद इन्हें इस्त्री करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। रेशमी, जब वस्त्र में थोड़ी नमी रह जाए तो उस पर हल्की प्रेस करनी चाहिए। ऊनी, यदि रेखांकित स्थानों पर ठीक प्रकार से सुखाया जाए तो इस पर प्रेस की ज़रूरत नहीं है। संश्लिष्ट वाले बिना इस्त्री के भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यदि इस्त्री करनी हो तो बहुत कम ताप वाली इस्त्री करनी चाहिए। अब धुलाई और परिसज्जा, इसमें बेटा सभी बच्चे अपने घर पे करेंगे। स्कूल की यूनिफॉर्म धोते हो, जैसे आप नहीं धोते तो सभी बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म धोएंगे। वस्त्र कहीं से कटा फटा है तो पहले उसे सी लिया जाए, बटन टूटा है बटन को टाँक लिया जाए, सारा सामान एकत्रित कर लें, और यूनिफॉर्म अधिक मैली है तो कुछ समय के लिए पानी में भिगो के बारी बारी साबुन के घोल में रख दें। ऐसे ही रेशमी स्कार्फ कैसे धोया जाए इसकी विधि दी गई है। संश्लिष्ट तंतु से बने वस्त्रों को धोने की विधि दी गई है। जो आपके घर में ये वस्त्र हैं तो इनको आप ये पढ़ के धोते रहें और धो के सुखाएं। इसके बाद ये कुछ एक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्न उत्तरों का यहाँ पर प्रश्न 1, प्रश्न 2, इसके क ख ग और 3 पार्ट हैं। इनके आंसर्स आपको दिए गए हैं। यहाँ देखो प्रश्न 3 तक, इसके बाद प्रश्न 4 और प्रश्न 5। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं। सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़ें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें।